हेलो एवरीबॉडी, मैं सीए गौरी चिचानी फ्रॉम बीडी एजुकेशन। आज हम सीए फाउंडेशन के अकाउंट्स का जो फर्स्ट टॉपिक है थेरोटिकल फ्रेमवर्क, उसका फोर्थ यूनिट दैट इज कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट वो देखने वाले हैं। तो इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल सब साथ में रखना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल को रेफर करके ही अपन ये लेक्चर टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट बोथ, ठीक है। तो कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बेसिकली क्या डिफरेंस है? रेवेन्यू ऐसी चीज है, वेदर इट में बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है, जो पर्टिकुलर कोई अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड होती है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट एक ऐसी ही आइटम है आपके पीएनएल बैलेंस शीट की जो ओवर द पीरियड बेनिफिट्स देती है, इसलिए वो कैपिटल हो जाती है। और जो साल में इनकर्ड होता है, जो साल में रिसिप्ट हो जाती है, वही मतलब कोई पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड अगर है तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट। बट इफ इट इज कंसिडर्ड फॉर if that item is related to more than one accounting period, then it will be considered as a capital expenditure or a capital receipt, ठीक है। तो अभी आपका जो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में जो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है उसमें कुछ शॉर्ट कीज दी है, मतलब बेसिकली उन्होंने एक्सप्लेन किया है व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल रिसिप्ट और व्हाट इज कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट, दोनों का डिफरेंस क्या है रेवेन्यू एंड कैपिटल में, वो दिया हुआ है। तो मैंने यहाँ की नोट्स बनाए हैं, वो अपन देखेंगे। सबसे पहले रेवेन्यू में वो क्या बोल रहे हैं? इट रिलेट्स टू ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस। ऑफ कोर्स पीएनएल के सारे आइटम्स रेवेन्यू होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो पीरियड से रिलेटेड ही होते हैं। तो इट रिलेट्स टू ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, मतलब आपके डेली रूटीन के जो ऑपरेशंस है आपके बिजनेस के, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ रेवेन्यू, ठीक है। देन सेकेंड पॉइंट क्या आता है? रेवेन्यू अर्न ड्यूरिंग द पीरियड। रेवेन्यू इज व्हाट? रेवेन्यू अर्न ड्यूरिंग द पीरियड, मतलब वो पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में आपने जितना अर्न किया है दैट विल बी योर रेवेन्यू, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट बोल रहे हैं वो रेवेन्यू के बारे में, इट इज एसोसिएटेड विद द फिजिकल एक्टिविटी ऑफ एंटिटी। यस ऑफ कोर्स, आप जो परचेज सेल उसके बाद कोई एक्सपेंसेस इनकर करते हो तो दैट इज फिजिकल एक्टिविटी ऑफ योर एंटिटी ना। तो रेवेन्यू आर ऑलवेज एसोसिएटेड विद द फिजिकल एक्टिविटी ऑफ एंटिटी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, रेवेन्यू रिफ्लेक्ट्स इन पीएनएल व्हेन इनकर्ड और अर्न, वेदर इट इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, it is reflected always directly in the profit and loss account of your financial statement in the period in which it is incurred or earned, ठीक है। ये हो गया आपका रेवेन्यू का। तो रेवेन्यू का क्या बोल रहे हैं वो अपन पढ़ेंगे भी बाद में मॉड्यूल में एग्जैक्टली क्या लिखा है। तो रेवेन्यू में सबसे पहले तो वो की पॉइंट्स क्या बोल रहे हैं? एक तो ये ऑपरेशन से रिलेटेड है, उसके बाद रेवेन्यू अर्न ड्यूरिंग द पीरियड, दैट मीन्स योर रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। देन एसोसिएटेड विद द फिजिकल एक्टिविटी ऑफ द एंटिटी एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, रिफ्लेक्टेड इन पीएनएल व्हेन इनकर्ड और अर्न, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोथ आर डायरेक्टली रिफ्लेक्टेड इन द पीएनएल। मैं क्यों बार बार बोल रही हूँ डायरेक्टली रिफ्लेक्टेड, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट भी पीएनएल में ट्रांसफर की जाती है over a period of time, but it is not directly reflected in profit and loss account. It is first reflected in balance sheet and then it is transferred to P&L as per the according to the its utilization, ठीक है। जैसे एग्जांपल आप ले सकते हो, आपने कोई असेट परचेज की, असेट परचेज करते वक्त जब आपने वो एक्सपेंस इनकर्ड कर दिया दैट विल बी योर असेट, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आपने वो एक्सपेंडिचर मतलब असेट साइड डाल दी आपकी असेट बैलेंस शीट में, आपने पीएनएल को कुछ डाला क्या? नहीं डाला, पर्टिकुलर पीरियड में ही उसका पूरा पेमेंट किया,
5 लाख की सपोज असेट परचेज की है, तो 5 लाख आपने असेट को डेबिट किया, बट आपने पीएनएल को डेबिट किया क्या? नहीं किया। पीएनएल को आप कितना डेबिट करोगे? सपोज वो असेट की लाइफ 10 ईयर्स है और आप स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे हो या फिर आप 10% से WDV भी यूज कर रहे हो, तो आप वो फर्स्ट ईयर में 50,000 दैट इज 5 लाख का 10%, मतलब उसके यूटिलाइजेशन का परसेंटेज ही आप पीएनएल में वो पीरियड में ट्रांसफर करोगे। तो ये होता है कैपिटल एंड रेवेन्यू। वेरी बेसिक, सबको पता है, बट स्टिल आपका मतलब थ्योरी एक यूनिट दिया हुआ है इंस्टीट्यूट ने, हो सकता है कुछ एमसीक्यूज में या ट्रू और फॉल्स में आ जाए। इसके इल्यूस्ट्रेशंस भी है, वो भी अपन देखेंगे, इसलिए एक बार ध्यान से देख लो। अगर थोड़ा बहुत कुछ कंफ्यूजन बचा है उसमें तो वो क्लियर हो जाएगा। देन कैपिटल इज व्हाट? इट जनरेट्स एंड्यूरिंग बेनिफिट्स, हेल्प्स इन रेवेन्यू रिकॉग्निशन जनरेशन, सॉरी। कैपिटल इज व्हाट? कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट, मतलब अभी जैसे मैंने बोला असेट, आपने बिजनेस के लिए असेट खरीदी, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बट वो असेट आपको रेवेन्यू जनरेशन में, सपोज कोई मशीन खरीदी है तो वो मशीन आपका प्रोडक्ट गुड्स बनाने में हेल्प करती है और आपको रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करती है। तो दैट मीन्स कैपिटल हेल्प्स इन रेवेन्यू जनरेशन एंड सबसे इंपॉर्टेंट, इट रिफ्लेक्ट्स इन बैलेंस शीट एंड ट्रांसफर टू पीएनएल ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ बेनिफिट्स। ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पे? सबसे पहले तो वो बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट किए जाते हैं, बट इट इज स्लोली एंड ईयर बाय ईयर ट्रांसफर टू पीएनएल व्हेन इट इज अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ इट्स यूटिलाइजेशन। यही है बेसिक रेवेन्यू एंड कैपिटल का डिफरेंस, मतलब रेवेन्यू क्या है और कैपिटल क्या है। ठीक है, तो अब वो इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ पढ़ेंगे सब साथ में, इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है आपके साथ में, अभी मैं बस पढ़ रही हूँ इसमें कि यही सारे पॉइंट्स वहाँ लिखे गए हैं। लगा तो आप हाईलाइट करते चलो या फिर लेक्चर पॉज करके ये नोट बना लो। ठीक है, ये नोट बना लो लेक्चर पॉज करके, और फिर अपन वो पढ़ेंगे तो आपको क्विकली समझ में आ जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं, सब मेरे साथ पढ़ेंगे, एक बार रीड करेंगे। इंट्रोडक्शन। अकाउंटिंग एम्स इन ascertaining and presenting the results of the business for an accounting period. For ascertaining the periodical business results, the nature of transaction should be analyzed whether they are capital or in revenue nature. The revenue expenses relates to the operation of the business of an accounting period or revenue earned during the period or items of expenditure benefits of which do not extend beyond that period. रेवेन्यू में वही चीज़ें कंसिडर की जाती है जिसका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा में ना एक्सटेंड हो, 1 साल में ही यूटिलाइज हो जाए। ठीक है, देन कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन द अदर हैंड जनरेट्स द एंड्यूरिंग बेनिफिट्स एंड हेल्प्स इन रेवेन्यू जनरेशन ओवर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। रेवेन्यू एक्सपेंसेस मस्ट बी एसोसिएटेड विद द फिजिकल एक्टिविटी ऑफ द एंटिटी, देखा अपन ने। Then, therefore, whereas production and sales generate revenue in the earning process, use of goods and services in support of those functions causes expenses to occur. Expenses are recognized in P&L through matching principle. Highlight करो उसको। P&L में एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज करने के लिए कौन सा कंसेप्ट यूज किया जाता है? मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग कंसेप्ट अपन ने देखा था सेकेंड यूनिट में, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल कन्वेंशंस के यूनिट में देखा था। मैचिंग प्रिंसिपल, मैचिंग कंसेप्ट क्या है? तो मैचिंग प्रिंसिपल के हिसाब से एक्सपेंसेस पीएनएल में रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। देन which tells us when and how much of the expenses to be charged against the revenue. हाईलाइट किया वो पूरे स्टेटमेंट को। A part of the expenditure can be capitalized only when this can be traced directly to the definable stream of future benefits. If the part of the revenue expenditure gives the benefit in future, then it should be capitalized. Suppose example के लिए आप ले सकते हो रेंट एक्सपेंस। ठीक है, आपने रेंट आपका 12 मंथ्स का था, सपोज 1,20,000 एज पर द 10,000 रुपीज पर मंथ। ठीक है, तो 1,20,000 आपका 12 मंथ्स का हो गया, बट आपने क्या किया? 1,50,000 का पेमेंट किया। दैट मीन्स you are paying 1,20,000 for the current accounting period and you are paying 30,000 for the future, मतलब next accounting period for the future benefit, जिसका बेनिफिट आप ये मतलब वो लैंड अभी तो आपने 12 महीने के लिए यूज किया, तो 1,20,000 तो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, बट दैट 30,000 एक्स्ट्रा पेमेंट ऑफ 30,000 of which you will get the benefit in next accounting period, you should treat as a capital expenditure. That means you will transfer it to
योर असेट दैट इज बैलेंस शीट, प्रीपेड रेंट बोल के आप असेट बनाओगे उसकी, क्योंकि वो बेनिफिट फ्यूचर में देने वाली, यही उसका मतलब है. देन नेक्स्ट पैराग्राफ, द डिस्टिंक्शन ऑफ ट्रांजैक्शन इनटू रेवेन्यू एंड कैपिटल इज डन फॉर द पर्पस ऑफ प्लेसिंग देम इन P&L और इन द बैलेंस शीट. वेरी ऑब्वियस है, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर में, रेवेन्यू और कैपिटल में डिस्टिंक्शन करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि उनको ट्रांसफ़र कहाँ करना है या फिर उनको रिफ्लेक्ट कहाँ करना है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, वो डिसाइड करने के लिए वेदर इट इज़ अ रेवेन्यू और अ कैपिटल, ये डिसाइड करना ज़रूरी है. देन फॉर एग्जाम्पल, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर शोन इन द P&L एज द बेनिफिट्स आर फॉर वन अकाउंटिंग पीरियड, दैट इज इन विच दे आर इनकर्ड, ये बोला मैंने यहाँ पे incurred or earned, ठीक है, that is in which they are incurred or earned, क्या है, हाँ, incurred, while capital expenditure are placed at the asset side of the balance sheet as they will एक सेकेंड ना, as they will generate the benefits for more than one accounting period and will be transferred to P&L of the year on the basis of utilization of benefits. ठीक है, ये दो पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है, यूटिलाइजेशन ऑफ benefits in the particular accounting year. Hence, both capital and revenue expenditures are ultimately transferred to P&L. Yes, obvious है, कैपिटल और रेवेन्यू दोनों भी अल्टीमेटली कहाँ ट्रांसफर होता है, P&L में होता है, बस दोनों का P&L में जाने का तरीका अलग है. रेवेन्यू डायरेक्टली P&L में जाते हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर पहले बैलेंस शीट में जाते हैं और देन इट विल बी ट्रांसफर टू P&L अकॉर्डिंग टू इट्स यूटिलाइजेशन. ठीक है, देन next paragraph, revenue expenditures are transferred to P&L in the year of spending, while capital expenditures are transferred to P&L of the year in which the benefits are utilized. वही point है, वो repeat वापस. Therefore, we can conclude that it is the time factor which is the main determinant for transferring the expenditure to P&L. Also, expenses are recognized in profit and loss account through the matching concept, which tells us when and how much of the expenses to be charged against revenue. However, distinction between the capital and revenue creates a considerable difficulty. In many cases, borderline between the two is very thin. Of course, आपको बहुत केयरफुली कैपिटल और रेवेन्यू में डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा, क्योंकि वो दोनों में बहुत कम, बहुत ही बारीक ऐसा मतलब एक डिफरेंस होता है कि वो आपके जजमेंट चेंज कर देगा. अगर कैपिटल है तो रेवेन्यू डाल सकता है, रेवेन्यू है तो कैपिटल में डाल सकता है, इसलिए बहुत प्रॉपरली उसको बाइफरकेट करना पड़ेगा कि कौन सा एक्सपेंडिचर या कौन सा रिसिप्ट कैपिटल है और रेवेन्यू कौन सी है. ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट इज कंसिडरेशन इन डिटरमाइनिंग. अब कैसे डिटरमाइनिंग कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अब कैसे किया करते हैं कोई भी पर्टिकुलर एक्सपेंसेस. हो सकता है कोई बिजनेस एंटरप्राइज के लिए रेवेन्यू हो और कोई बिजनेस एंटरप्राइज के लिए कैपिटल हो, तो वो कैसे डिटरमाइन करेंगे कि ये रेवेन्यू है या कैपिटल है, उसके लिए कौन कौन से पॉइंट्स आपने कंसिडर करने चाहिए वो दिया है. ठीक है, सबसे पहले है नेचर ऑफ बिजनेस. ठीक है, सबसे पहले क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस. ऑफ कोर्स आपका बिजनेस क्या का नेचर कैसा है, वेदर इट इज बिग और स्मॉल, इट डिपेंड्स, उस पर डिपेंड होता है कि आपने जो खर्चा किया है वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. अब सपोज एग्जांपल लेते हैं, एक फैक्ट्री है जो मशीन प्रोड्यूस करती है. ठीक है, अब वो फैक्ट्री ने अगर कोई रॉ मटेरियल मतलब कोई रॉ मटेरियल लिया या नहीं, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, एक फैक्ट्री में किसी ने एक फैक्ट्री ने मशीन परचेज की फॉर द पर्पज ऑफ यूज इन द प्रोडक्शन. ठीक है, उनके प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए वो यूज़ करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक मशीन परचेज की. अब उनके लिए वो एक्सपेंडिचर क्या हो गया, इट विल बी कंसिडर्ड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो फ्यूचर बेनिफिट देगा. उसके बाद उसके मतलब तुरंत बेनिफिट नहीं है, ओवर द पीरियड उसका यूज़ करने वाली है. रेवेन्यू जनरेशन में वो मशीन यूज़ होने वाली, मतलब उससे वो जो गुड्स होंगे, गुड्स तैयार होंगे, वो बेच के रेवेन्यू जनरेट करेंगे. तो रेवेन्यू जनरेशन के लिए भी यूज़ हो रही है, फ्यूचर बेनिफिट देने वाली है कई सालों तक. तो वो मशीन परचेज को क्या ट्रीट करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर. बट सपोज कोई और एंटरप्राइज है जो क्या करती है, मशीन बेचती है, मतलब खरीदती है और बेचती है, खरीदती है और बेचती है. सपोज फैक्ट्री में
मशीन परचेज किया है, मशीन परचेज किया फॉर प्रोडक्शन, ठीक है, फॉर प्रोडक्शन, तो वो क्या हो गया, कैपिटल। बट अगर वही कोई अलग एंटरप्राइज है, सपोज कोई ट्रेडिंग कंसर्न है, ठीक है, दे परचेज सेम मशीन, सेम मशीन उन्होंने परचेज किया, और सेम मशीन परचेज एंड सेल, परचेज फॉर सेल, तो इन दैट केस इट विल बी कंसिडर्ड एज अ रेवेन्यू। समझा कि नेचर ऑफ बिजनेस जानना बहुत ज़रूरी है कोई भी बिजनेस में, क्योंकि उस पे से आपका डिसाइड होगा कि आपने जो एक्सपेंसेस इंकर्ड किया है, वेदर इट इज़ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर और अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पढ़ेंगे फॉर अ ट्रेडर डीलिंग इन फर्नीचर, परचेज ऑफ फर्नीचर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बट फॉर एनी अदर ट्रेड द परचेज ऑफ फर्नीचर शुड बी ट्रीटेड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड शोन इन द बैलेंस शीट एज द असेट। Therefore, the nature of business is a very important criteria in separating the expenditure between capital and revenue. देखा अपन ने। Then next, recurring nature of expenditure. If the frequency of the expense is quite often in accounting year, then it is said to be an expenditure of a revenue nature, while non-recurring expenditure is infrequent in nature and do not occur often in the accounting period. Monthly salary or rent is the example of revenue as they are incurred in every month, while purchase of an asset is not the transaction done regularly, therefore classified as a capital expenditure unless materiality criteria defines it as a revenue expenditure. Of course, अभी जो आपके रूटीन एक्सपेंसेस है दैट विल बी ऑब्वियसली कंसिडर्ड एज अ रेवेन्यू, और अगर जो कभी कभी होने वाले खर्चे हैं तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ कैपिटल। तो रिकरिंग नेचर एक्सपेंसेस का वो भी कंसिडर किया जाता है टू डिटरमाइन वेदर इट इज अ कैपिटल और अ रेवेन्यू। देन थर्ड इज पर्पस ऑफ एक्सपेंस। सबसे इंपॉर्टेंट कि ये एक्सपेंस इनकर्ड करने के पीछे पर्पस क्या है। अब सपोज ये केस में क्या हुआ था, ये फैक्ट्री ने ये मशीन परचेज की थी किस चीज़ के लिए, क्योंकि वो ये मशीन को यूज़ करके उनके गुड्स प्रोड्यूस करने वाले थे, ठीक है। इनका पर्पस क्या था, गुड्स प्रोड्यूस करना, उससे मतलब फ्यूचर रेवेन्यू जनरेट करना या फ्यूचर बेनिफिट उससे लेना। और ये ट्रेडिंग कंसर्न का पर्पस क्या था कि उनको ये मशीन बस खरीद के बेचना है। तो इन्होंने क्या कर, इन्होंने भी रेवेन्यू जनरेशन के लिए लिया था, बट पर्पस क्या था, तुरंत खरीद के तुरंत बेचना है। इससे इनको फ्यूचर बेनिफिट आने वाले थे क्या, नहीं आने वाले थे। सो इसलिए ये क्या हो गया, रेवेन्यू इनके लिए। और सेम मशीन अगर फैक्ट्री परचेज करती है प्रोडक्शन के लिए जो फ्यूचर बेनिफिट भी देने वाली है, तो दैट विल बी कैपिटल, ठीक है। वही बोलेंगे, वही बोल रहे हैं वो पर्पस ऑफ एक्सपेंसेस में। एक्सपेंसेस फॉर रिपेयर्स ऑफ मशीनरी मे बी इनकर्ड इन कोर्स ऑफ नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ द असेट. Such expenses are revenue in nature. On the other hand, expenditure incurred for a major repair of the asset so as to increase the production capacity is the capital in nature. However, determination of the cost of maintenance and ordinarily repairs which should be expensed as opposed to a cost which ought to be capitalized is not always simple. ठीक है, ये एक चीज़ है। कोई पर्टिकुलर मशीन का आप रिपेयर करवा रहे हो या कोई ऐसा पार्ट उसमें ऐड कर रहे हो जिसकी उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो क्या कर रहा है, उसकी यूटिलिटी बढ़ा रहा है, उसकी लाइफ बढ़ा रहा है, उसके फ्यूचर बेनिफिट्स बढ़ा रहा है, ठीक है, तो वो कंसिडर हो जाएंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। बट इफ हर एक मशीन फैक्ट्री में आप देखोगे हर एक मशीन का रेगुलर मेंटेनेंस करना पड़ता है, इवन योर टू व्हीलर मतलब योर व्हीकल नीड रेगुलर मेंटेनेंस, तो वो आपकी मतलब यूटिलिटी बढ़ाता है क्या गाड़ी की, नहीं बढ़ाता है, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ रेवेन्यू। बट द एक्सपेंसेस विच इंकर्ड योर प्रोडक्शन कैपेसिटी और which increases your revenue generation capacity, then it will be considered as a capital expenditure, ठीक है। तो पर्पस भी वो एंटिटी किस पर्पस की वजह से ये एक्सपेंडिचर इनकर्ड कर रही है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस। द एक्सपेंसेस विच हेल्प्स टू जनरेट द इनकम और रेवेन्यू इन द करंट पीरियड are revenue in nature and should be matched against the revenue earned in the current period. On the other hand, if expenditure helps to generate revenue over more than one accounting period, it is generally called the capital expenditure. When expenditure on improvement and repairs of fixed asset is done,
It has to be charged to profit and loss account if the expected future benefits from fixed asset do not change, and it will be included in the book value of fixed asset where the expected future benefit from the asset increases. मैंने अभी जैसे बोला, कोई आपने पार्ट ऐसा आपके मशीन में लगाया जिससे उसके फ्यूचर प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई या फिर उसके लाइफ बढ़ गई, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. बट अगर रेगुलर मेंटेनेंस आप करवा रहे हो तो दैट विल नॉट कंसिडर्ड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. इट इज डायरेक्टली ट्रांसफर टू P&L एज अ रिपेयर मेंटेनेंस एक्सपेंसेस. ठीक है. देन last is materiality of the amount involved. Relative proportion of the amount involved is another important consideration is distinction between the revenue and capital. Of course अपन ने जब materiality concept देखा था सेकेंड यूनिट में, तब अपन ने ये देखा था उसमें कि कोई कैलकुलेटर, अब सपोज कोई एंटिटी कैलकुलेटर परचेज करती है. अब कैलकुलेटर तो 3-4 साल जाएगा या फिर 2-3 साल तो जाएगा, मतलब 1 साल से ज़्यादा उसका यूज हो रहा है. तो एज पर द कैपिटल, मतलब कैपिटल के डेफिनेशन के हिसाब से, कैपिटल एक्सपेंडिचर के डेफिनेशन के हिसाब से, अगर कोई चीज़ आपको 1 साल से ज़्यादा बेनिफिट देती है तो आप उसको कैपिटलाइज करते हो. बट कैलकुलेटर भले ही आपको 1 साल से ज़्यादा बेनिफिट देता है, बट उसका वैल्यू क्या है, बहुत कम है, नॉमिनल है, 400-500 रुपये. तो वो उसको कैपिटलाइज करना एंड देन फिर डेप्रिसिएट करना 5 साल में, 2 साल में, 3 साल में, दैट वे इमटेरियल है ना. वो मटेरियलिटी कंसेप्ट वहाँ एप्लीकेबल बहुत ज़रूरी है एप्लीकेबल करना, जहाँ आपको डिस्टिंग्विश करना है बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू. ठीक है. तो 5 कौन से थे. सबसे पहले था नेचर ऑफ बिजनेस, देन नेचर ऑफ बिजनेस के बाद आपका था रिकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर, देन थर्ड था पर्पस, देन फोर्थ था इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, एंड फिफ्थ इज मटेरियलिटी. ठीक है. क्या क्या था एक बार फर्स्ट स्टार्टिंग से फिर से बोलेंगे. फर्स्ट क्या था, नेचर ऑफ बिजनेस, देन सेकंड इज रिकरिंग नेचर ऑफ बिजनेस, और थर्ड पर्पस ऑफ एक्सपेंसेस, फोर्थ इज इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, एंड फिफ्थ इज मटेरियलिटी. ये 5 चीज़ें कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है. हो सकता है शॉर्ट नोट में आ जाए, इंपॉर्टेंट है, याद करना, याद कर लो. ठीक है. देन 4.3 इज नेक्स्ट उसके नीचे आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, कैपिटल एक्सपेंडिचर कंट्रीब्यूट्स टू रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस over more than one accounting period, whereas revenue expense is incurred to generate the revenue for a particular accounting period. The revenue expenses either occur in direct relation with the revenue or in relation with the accounting period. जैसे फैक्ट्री एक्सपेंसेस है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस डायरेक्टली रेवेन्यू जनरेशन से रिलेटेड है, बट वो P&L को ट्रांसफर होते हैं. बट सपोज सैलरी है, पर मंथ की सैलरी भी डायरेक्टली रेवेन्यू से रिलेटेड नहीं है, बट वो पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड है, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 2 तरीके से होते हैं, एक तो डायरेक्टली रिलेटेड टू रेवेन्यू और रिलेटेड टू अकाउंटिंग पीरियड. ठीक है. फॉर वो एग्जाम्पल ही उन्होंने दिया है. देन उसके आगे COGS इज डायरेक्टली रिलेटेड टू सेल्स रेवेन्यू, वेयरएज रेंट इज रिलेटेड टू पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड. नेक्स्ट पेज पे कैपिटल एक्सपेंडिचर में रिप्रेजेंट एक्विजिशन ऑफ एनी टैंजिबल और इनटैंजिबल फिक्स्ड असेट फॉर एंड्यूरिंग द फ्यूचर बेनिफिट्स. Therefore, the benefit arising out of capital expenditure lasts for more than one accounting period, whereas those arising of a revenue expense expires in a same accounting period. अपन बार बार स्टार्टिंग से वही देख रहे हैं कि रेवेन्यू वही पीरियड में इंकर्ड होता है, वही पीरियड में रिकॉग्नाइज्ड हो जाता है, बट कैपिटल क्या होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है और उसके यूटिलाइजेशन के हिसाब से उसको P&L को ट्रांसफर किया जाता है. देन नेक्स्ट इज इल्यूस्ट्रेशन है, देखेंगे. चलो स्टार्ट में कम टू पेज नंबर 1.60 प्लीज. इल्यूस्ट्रेशन फर्स्ट. स्टेट विद द रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. ट्रू और फॉल्स है, देखो इंपॉर्टेंट है, आ सकते के एग्जाम में. ओवरऑल एक्सपेंसेस ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू क्या बोल रहे हैं वो, ओवरऑल एक्सपेंसेस ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू होता है क्या ओवरऑल एक्सपेंसेस? नहीं, फॉल्स है. क्यों? क्योंकि ओवरऑल एक्सपेंसेस भले ही वो सेकेंड हैंड मशीनरी पे हो रहा है, बट वो ओवरऑल एक्सपेंसेस मतलब क्या होता है कि वो मशीन को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए पूरा जो आप सपोज आपकी गाड़ी पूरी तरीके से 2-3 महीने से बंद है,
या फिर एक आधे साल से बंद है और आप उसका पूरा सर्विसिंग कराते हो ताकि आप उसको यूज़ कर सको, तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंसेस और अ डेली रिपेयर मेंटेनेंस और अ रेगुलर रिपेयर मेंटेनेंस, इट विल बी कंसिडर्ड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो वो फॉल्स। रीजन दिया है देखो नीचे, ओवरऑल एक्सपेंसेस आर इंकर्ड टू पुट सेकेंड हैंड मशीनरी इन वर्किंग कंडीशन टू डिराइव द एंड्यूरेबल लॉन्ग टर्म एडवांटेज, सो इट शुड बी कैपिटलाइज। ठीक है। Then second, money spent to reduce the working expenses is a revenue expenditure. Of course not. क्या बोल रहे हैं वो? Money spent to reduce the working expenses. वर्किंग एक्सपेंसेस रिड्यूस कर रहे हैं मतलब कंपनी का हमेशा के लिए फ्यूचर बेनिफिट्स दे रहे हैं, वो ऐसा एक्सपेंस इनकर्ड कर रहे हैं जिसके वजह से वर्किंग एक्सपेंसेस कंपनी के कम हो जाएंगे। तो वो अभी एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए नहीं कम होंगे तो हमेशा के लिए कम होंगे, तो वो मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड उसका बेनिफिट होने वाला है, तो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट शुड बी कंसिडर्ड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। रीजंस पढ़ेंगे वो क्या बोल रहे हैं। False, it may be reasonably presumed that money spent for reducing the revenue expenditure would have generated the long-term benefit of the entity. It becomes part of the intangible fixed asset if it is in the form of technical know-how and tangible fixed asset. If it is in the form of additional replacement of any of the existing tangible fixed asset, so it is capital expenditure. समझा? Then third is legal fees to acquire the property is a capital expenditure. Of course, अगर आप वो लीगल फीस इनकर्ड नहीं करोगे तो वो आपकी क्या बोलते हैं वो प्रॉपर्टी आपके नाम नहीं होगी। सपोज स्टैम्प ड्यूटी एक्सपेंसेस एग्जांपल लेते हैं, स्टैम्प ड्यूटी एक्सपेंसेस, स्टैम्प ड्यूटी अगर आप नहीं पे करोगे तो रजिस्ट्री प्रॉपर्टी आपके नाम पे नहीं होगी, तो स्टैम्प ड्यूटी एक्सपेंसेस इनकर करना ज़रूरी है टू परचेज दैट असेट, तो वो क्या हो गया फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। Legal fees paid to acquire any property is a part of the cost of the property. It is incurred to possess the ownership right of the property and hence a capital expenditure. Then, fourth example, amount spent as a lawyer's fees to defend a suit claiming that the firm's factory site belongs to the plaintiff's land is a capital expenditure. क्या है बोल रहे हैं वो? Amount spent on lawyer's fees to defend a suit claiming that the firm's factory site belong to the plaintiff's land is a capital expenditure. क्या है? लीगल फीस टू पे टू लॉयर, किस लिए? कि वो एक ऐसा सूट डिफेंड कर रहा है जो फर्म के फैक्ट्री पे लगा हुआ है, जो बोल रही है कि वो लैंड प्लेंटिफ की है। ठीक है, दैट इज वो बोल रहे हैं कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, दैट इज फॉल्स। उससे वो लीगल फीस अगर आप इनकर नहीं करोगे तो आप ओनरशिप गवा रहे हो क्या? नहीं गवा रहे, वो बस आप डिफेंड कर रहे हो कि नहीं हम करेक्ट है, हमारी ही लैंड है, तो इट विल नॉट बी मतलब वो फीस इनकट करके आपकी असेट बढ़ने नहीं वाली है, तो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये कंफ्यूजिंग एग्जांपल है थोड़ा, रीजन ध्यान से पढ़ेंगे। फोर्थ का फॉल्स आंसर दिया है, देखो उन्होंने आंसर रीजन पढ़ेंगे। लीगल एक्सपेंस इनकर्ड टू डिफेंड अ सूट क्लेमिंग दैट द फर्म्स फैक्ट्री साइट बिलोंग्स टू द प्लेंटिफ इज अ मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर ऑफ द असेट। ऑफ कोर्स by this expense neither any endurable benefit can be obtained in future in addition to that what is presently available, nor the capacity of the asset will be increased. Maintenance expenditure in relation to asset is a revenue expenditure. मैंने क्या बोला? अगर आप वो लीगल फीस पे नहीं करोगे तो आपकी लैंड आपकी नहीं रहेगी, ऐसा होगा क्या? या फिर आपकी लैंड की वैल्यू बढ़ जाएगी, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। फ्यूचर में वो कोई बेनिफिट नहीं देने वाली, जस्ट टू डिफेंड योर पार्ट you are incurring that expenditure, that is your maintenance expenditure, and it should be considered as a revenue expenditure. Then fifth example, amount spent for replacement of a worn out part of the machine is a capital expenditure. False, it is a regular repair maintenance. ठीक है, तो वो क्या worn out part, उससे मशीन की कैपेसिटी बढ़ी क्या? नहीं, उसके वजह से फ्यूचर बेनिफिट मतलब उसकी लाइफ बढ़ी क्या? लाइफ एक तरीके से बढ़ी, बट प्रोडक्शन कैपेसिटी फ्यूचर बेनिफिट नहीं बढ़ी। तो अमाउंट स्पेंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एनी worn out पार्ट ऑफ द मशीन इज अ रेवेन्यू एक्सपेंस सिंस इट इज अ पार्ट ऑफ इट्स मेंटेनेंस कॉस्ट। ठीक है, देन एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन द रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड वाइट वॉशिंग फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन परचेस ऑफ एन ओल्ड बिल्डिंग आर रेवेन्यू एक्सपेंसेस। नहीं, फॉल्स। क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट टाइम इनकर्ड कर रहे हैं। रिपेयरिंग एंड वाइट वॉशिंग एक्सपेंसेस फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ ओल्ड बिल्डिंग आर इनकर्ड टू
पुट द बिल्डिंग इन यूजेबल कंडीशन। अगर आप कोई सेकेंड हैंड चीज़ लेते हो तो उसको कोई अगर आप ऐसे खर्चा करते हो जिसकी वजह से वो आपके लिए मतलब आपके हिसाब से आप उसको यूजेबल बना सको, so that will not be considered as a revenue expenditure, it should be considered as a capital expenditure। तो रीजन देखो, रिपेयरिंग एंड वाइट वॉशिंग एक्सपेंसेस फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ एन ओल्ड बिल्डिंग आर incurred to put the building in a usable condition. These are the part of the cost of the building. Accordingly, these are capital expenditure. ठीक है। Then 7 expenses in connection with the obtaining a license for running the cinema is a capital expenditure. Of course, अगर आप वो expenses नहीं incur करोगे तो आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा, लाइसेंस नहीं मिलेगा तो आप सिनेमा चला सकोगे क्या? नहीं चला सकोगे। तो असेट मतलब जो रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी जनरेट होने वाली रेवेन्यू जनरेटिंग असेट जो जनरेट होने वाली थी वो होगी क्या? नहीं होगी। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंकर दैट एक्सपेंसेस, तो इसलिए वो फ्यूचर बेनिफिट देने वाली है। तो सिनेमा द सिनेमा हॉल कुड नॉट बी स्टार्टेड विदाउट लाइसेंस। Expenditure incurred to obtain the license is a pre-operative expenses which is capitalized. Such expenses are amortized over a period of time. ठीक है। Then last example, amounts spent for the construction of temporary huts which were necessary for construction of the cinema house and were demolished when the cinema house was ready. Is it capital expenditure? Yes, of course. ट्रू। अगर आप वो कॉस्ट ऑफ टेम्परेरी हाउस नहीं इनकर करोगे तो वो सिनेमा कंस्ट्रक्शन के लिए थोड़ा कंस्ट्रक्शन ऑफ सिनेमा हॉल के लिए थोड़ा डिफिकल्टी हो जाएगा, तो इसलिए वो इनकर करना जरूरी है, तो वो कैपिटलाइज होने चाहिए। कॉस्ट ऑफ द टेम्परेरी हाउस कंस्ट्रक्टेड विच वर नेसेसरी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सिनेमा हाउस इज द पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ द सिनेमा हॉल। ठीक है, देयरफॉर सच अ कॉस्ट आर टू बी कैपिटलाइज्ड। ठीक है। देन सेकेंड इलिस्ट्रेशन देखते हैं। स्टेट द रीजन वेदर द फॉलोइंग आर कैपिटल और रेवेन्यू। अब उन्होंने कुछ क्या एग्जांपल्स दिए हैं कुछ स्टेटमेंट्स पे, अपने को बोलना है वेदर इट इज अ कैपिटल और रेवेन्यू। कैपिटल और रेवेन्यू डिसाइड करने के लिए 5 चीजें कंसिडर करनी होती है। कौन कौन सी? सबसे पहले नेचर ऑफ बिजनेस, देन नेचर ऑफ रिकरिंग नेचर ऑफ द एक्सपेंडिचर, देन थर्ड इज पर्पज ऑफ योर एक्सपेंस, then fourth is revenue generating capacity of the business, then fifth is materiality concept। 5 चीजें याद रख के अपन ये इलिस्ट्रेशन को आंसर करेंगे। expenses incurred in connection with the obtaining a license for a starting the factory of 10,000। क्या हो सकता है ये पर्पस क्या है इसके पीछे कि वो लाइसेंस पे खर्चा करके फैक्ट्री स्टार्ट कर सकते हैं। पर्पस क्या है? लॉन्ग टर्म बेनिफिट, फ्यूचर में बेनिफिट लेने का है, तो it is a capital expenditure। Money paid 10,000 for obtaining the license to start a factory is a capital expenditure. This is an item of expenditure incurred to acquire the right to carry on the business। Then second example, 1,000 paid for removal of inventory to a new site। ठीक है, ये क्या कर रहा है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इससे वो इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ रही है क्या? नहीं बढ़ रही है। मतलब वो फ्यूचर में कुछ बेनिफिट देने वाली क्या? नहीं देने वाली। इट इज जस्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेगुलर एक्सपेंडिचर। तो आंसर पढ़ेंगे ₹1,000 पेड फॉर रिमूवल ऑफ इन्वेंट्री टू अ न्यू साइट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दिस इज नाइदर ब्रिंगिंग द एंड्यूरिंग बेनिफिट नॉर एनहेंसिंग द वैल्यू ऑफ असेट। 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर वो एंड्यूरिंग बेनिफिट्स इनका मतलब बना रहे हैं, वो एक्सपेंस करके अगर एंड्यूरिंग बेनिफिट्स आते हैं या फिर एक्सिस्टिंग बेनिफिट में एनहेंसमेंट होती है तभी वो कैपिटलाइज किए जाएंगे, अदरवाइज इट शुड बी कंसिडर्ड एज अ रेवेन्यू। ठीक है। देन थर्ड एग्जांपल, रिंग्स एंड पिस्टन्स ऑफ एन इंजन वेयर चेंज्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 5,000 टू गेट द फ्यूल इफिशियंसी। अब इस केस में फ्यूल इफिशियंसी, अब वो क्या हो रहा है? एनहेंसमेंट हो रही है, वैल्यू में एनहेंसमेंट हो रही है या फिर प्रोडक्शन कैपेसिटी में एनहेंसमेंट हो रही है, तो इट शुड बी कंसिडर्ड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। आंसर पढ़ेंगे ₹5,000 spent in changing the rings and pistons of the engine to get the fuel efficiency is a capital expenditure. This is expenditure on improvement of a fixed asset. It results in increasing the profit earning capacity of the business by cost reduction. Cost reduction होगा, फ्यूचर बेनिफिट बढ़ेंगे, कैपेसिटी एनहेंसमेंट होगी, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर रहेगा। ठीक है। देन फोर्थ, मनी पेड टू महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड ₹8,000 for installing the telephone in the office. Money deposited with the MTNL for installation is not a cap for installation of telephone in the office
is not an expenditure. This is treated as an asset and the same is adjusted over a period of time. Of course कोई asset purchase की है तो वो expenditure नहीं है, it should be treated as a asset. Then a factory shed was constructed at a cost of rupees 1 lakh. A sum of 5,000 had been incurred in the construction of temporary huts for storing the building material. अपन ने ऊपर देखा था टेम्परेरी हट्स बनाए हैं कंस्ट्रक्शन के लिए. अभी कंस्ट्रक्शन साइट पे आप देखोगे टेम्परेरी वो वर्कर्स के रहने के लिए छोटे छोटे हट्स बनाते, तो वो खर्चा भी कैपिटलाइज किया जाता है क्योंकि वो ज़रूरी है इनकर्ड करना. उसके बिना कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हो सकता आपकी बिल्डिंग का. भले ही वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है आपके कंस्ट्रक्शन ऑफ योर बिल्डिंग और मतलब आपके कंस्ट्रक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है वो, बट स्टिल इट इज़ नेसेसरी टू इनकर. ठीक है. फिफ्थ का आंसर पढ़ेंगे. कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ टेम्परेरी हट्स is a capital expenditure. Building is fixed asset which will generate the enduring benefits to the business over a more than one accounting period. Construction of a temporary huts is incidental to main construction. Such a cost is also capitalized with the cost of building. हमेशा याद रखना ऐसे सारे खर्चे भी कैपिटलाइज किए जाएंगे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर से इंसिडेंटल रहेंगे, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर से डायरेक्टली रिलेटेड रहेंगे तो वो खर्चे कैपिटलाइज किए जाएंगे. जैसे कि अगर आपने कोई फिक्स्ड असेट परचेज की है और वो फिक्स्ड असेट परचेज करने के बाद वो मशीन को आपके वर्क प्लेस पे लाने के लिए कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर किए तो वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कैपिटलाइज किए जाएंगे. बट अगर आपने आपके रेगुलर गुड्स परचेज या सेल करने के लिए कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर किए तो वो कैपिटलाइज नहीं किए जाएंगे. देखो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस सेम है, नेचर सेम है, ट्रांसपोर्ट मतलब उसका पर्पस जो है ट्रांसपोर्ट करना सेम है, बट दोनों केस में चीज़ें क्या डिफरेंस क्या है कि एक जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिलेटेड किया जा रहा है और एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को रिलेटेड. तो वो भी देखना चाहिए कि वो खर्चा किस चीज़ से रिलेटेड है या इंसिडेंटल है, तो वो हिसाब से उसका बाइफर्केशन चेंज हो जाएगा. देन लास्ट पॉइंट फॉर द टॉपिक इज capital receipts and revenue receipts. Just as a clear distinction between the capital and revenue expenditure it is necessary, in the same manner capital receipt must be distinguished from the revenue receipt. Receipts which are obtained in the course of normal business activities are revenue receipt. Example, receipt from sale of goods or services, interest income etc. जो regularly आपको मिलती है. On the other hand, receipts which are not revenue in nature are capital receipts. Example, from the receipt from the sale of fixed assets or investment, secured or unsecured loans, owner's contribution, etc. Revenue and capital receipts are recognized as on accrual basis as soon as the right of the receipt is established. Revenue receipts should not be equated with the actual cash receipts. Revenue receipts are credited to P&L. On the other hand, कैपिटल रिसिप्ट्स आर नॉट डायरेक्टली क्रेडिटेड टू पीएनएल. क्या है, कैपिटल की सारी चीज़ें डायरेक्टली पीएनएल में नहीं जाती, वो पहले बैलेंस शीट को जाती है और फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो पीएनएल को ट्रांसफर की जाती है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द फिक्स्ड असेट इज सोल्ड फॉर ₹92,000 सपोज एंड कॉस्ट इज 90,000, द कैपिटल रिसिप्ट इज 90,000 इज नॉट क्रेडिटेड टू पीएनएल. प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट इज कैलकुलेटेड एंड क्रेडिटेड टू पीएनएल. सपोज आपकी कोई असेट है जो 1 लाख रुपीज़ में आपने परचेज की थी, आज आप वो असेट 1,10,000 में बेच रहे हो, तो आपका रिसिप्ट में आप 1,10,000 बुक नहीं करोगे. आप क्या करोगे, 1,10,000 में से जो आपका कॉस्ट था, जो आपके असेट साइड में दिख रहा था, वो लेस करोगे, दैट इज 1 लाख, एंड ओनली 10,000 यू विल ट्रांसफर टू पीएनएल एज अ गेन ऑन सेल ऑफ योर असेट. ठीक है. देन नीचे फिर से दो तीन एग्जाम्पल्स है, इलिस्ट्रेशन है, फटाफट देखते हैं एंड लेट्स एंड विद द यूरेट. Goods Pictures Limited constructs a cinema house and incurs the following expenditure during the first year ending 31st March 2016. Then last वो क्या करना है, क्लासीफाई करना है. ठीक है. सेकेंड हैंड फर्नीचर वर्थ ₹9,000 was purchased. Repainting of the furniture cost ₹1,000 and the furniture was installed by own workmen. Wages for this being the ₹200. अब फर्नीचर के लिए उन्होंने क्या क्या एक्सपेंडिचर इंक्लूड किया है, उन्होंने क्या किया है, सेकेंड हैंड फर्नीचर परचेज किया है, उन्होंने एक सिनेमा हॉल स्टार्ट किया है जिसमें उन्होंने सेकेंड हैंड फर्नीचर परचेज किया है. अब वो सेकेंड हैंड है, उसका परचेज कॉस्ट कितना बोला है उन्होंने,
सेकेंड हैंड फर्नीचर, भले ही वो सेकेंड हैंड है बट इट शुड बी ट्रीटेड एज ए मतलब कैपिटल असेट हो जाएगी उनकी, क्योंकि उनको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देने वाला है वो फर्नीचर। तो वो 9000 तो कैपिटलाइज हो गया। अब वो क्या बोल रहे हैं, रीपेंटिंग ऑफ द फर्नीचर कॉस्ट इज 1000। भले ही पेंटिंग करना मतलब रेगुलर मेंटेनेंस में आता है, बट इस केस में वो कैपिटल असेट से रिलेटेड किया गया है, उसकी वैल्यू या फिर उसको अपने यूजेबल कंडीशन में बनाने के लिए इनकर किया गया है। सो इट शुड ऑल्सो बी कैपिटलाइज, ठीक है। 1000 रीपेंटिंग के ऐड हो गए। देन द फर्नीचर वॉज इंस्टॉल्ड बाय ओनर एंड वेजेस फॉर बीइंग द 200। क्या होता है, वो असेट को आपके वर्क कंडीशन में या यूजेबल पुट टू यूज जहाँ तक लाने के, पुट टू यूज करने के लिए जो जो खर्चा किया जाता है पुट टू यूज तक, तो वो सारा कैपिटलाइज होता है। तो वो वेजेस भले ही 200 है, बहुत नॉमिनल अमाउंट है, बट वो कैपिटलाइज किए जाएंगे, क्योंकि वो अगर नहीं इनकर करते हो तो आपकी असेट पुट टू यूज कंडीशन में नहीं रहेंगी। तो इन दैट केस योर असेट, आपका असेट का वैल्यू, आपके फर्नीचर का वैल्यू हो जाएगा 10,200, ठीक है। क्या है देखो आंसर में, द टोटल कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर शुड बी ट्रीटेड एज 10,200। That is, all amounts mentioned should be capitalized, since without such expenditure the furniture would not be available for use. Rupees 1,200 have been respectively debited to the repairs account and the wages account. These accounts will be credited to furniture account. At the end क्या बोल रहे हैं वो, furniture account को सारा expense add हो जाएगा। Then second, expenses in connection with the obtaining a license for running the cinema worth rupees 20,000. During the course of the year, the cinema company was fined rupees 1,000 for contravening the rules. Renewal fees rupees 2,000 for the next year also paid. अब ये केस में सबसे पहले तो वो 20,000 जो इनकर किए हैं फॉर ऑब्टेनिंग द लाइसेंस, उसके बिना आपका सिनेमा हॉल स्टार्ट हो सकता था क्या? नहीं हो सकता था। तो वो 20,000 तो कैपिटलाइज हो जाएंगे, करेक्ट। तो 20,000 लाइसेंस फीस तो कैपिटलाइज हो जाएंगी, लाइसेंस फीस। और वो जितने साल का लाइसेंस रहेगा उतने साल के लिए उतने साल में वो पीएनएल को इक्वली ट्रांसफर हो जाएंगी। सपोज 5 ईयर के लिए लाइसेंस है तो 20,000 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 4,000 पर ईयर वो पीएनएल को ट्रांसफर की जाएगी। बट 20,000 अभी के लिए तो असेट साइड में आ जाएंगे, ठीक है। देन वो क्या बोल रहे हैं, वन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द पीरियड 1,000 इज पेड एज अ फाइन फॉर कॉन्ट्रावेनिंग द रूल्स, ठीक है। तो अब रूल्स कॉन्ट्रावेन हुआ, उसकी वजह से 1,000 एक्सपेंडिचर इनकर्ड हुआ। अब वो ये पीरियड में इनकर्ड हुए तो यही वो पेनल्टी पे करके कुछ बेनिफिट हो रहा है या एनहेंसमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो 1,000 क्या हो जाएंगे, फिर पेनल्टी क्या हो जाएगी, रेवेन्यू। समझा, रेवेन्यू हो जाएंगी। क्यों रेवेन्यू हो जाएंगी, क्योंकि वो ये पीरियड से, पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड ही है, ठीक है। देन रिन्यूअल फीस ऑफ 2,000 फॉर द नेक्स्ट ईयर ऑल्सो पे। अब ये जो 2,000 पे किए हैं ये अगले साल के लिए पे किए, मतलब इसका बेनिफिट अभी करंट अकाउंटिंग पीरियड के लिए है क्या, नहीं है। वो अगले साल के लिए, जैसे प्रीपेड रेंट है वैसे ही प्रीपेड एक्सपेंस, तो वो भी असेट में ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। तो वो क्या है, वो 2,000 will be transferred as asset, transfer to asset as a prepaid expenses. Answer पढ़ेंगे। License for running the cinema house is necessary, hence it's the cost should be capitalized, but the fine of rupees 1,000 is a revenue expenditure. The renewal fees for the next year is also revenue expenditure, but it pertains to next year, hence it is a prepaid expenses. अभी वो असेट के लिए ट्रांसफर हो जाएंगे, नेक्स्ट ईयर उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल के ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। देन थर्ड इज अ फायर इंश्योरेंस 1,000 वाज पेड ऑन 1 अक्टूबर फॉर अ 1 ईयर। अब क्या हुआ है, 1 अक्टूबर 2015 को 1,000 का एक्सपेंस पे इनकर्ड हुआ है। 1,000 ये कौन से पीरियड के लिए, 1 अक्टूबर 15 से 30 सितंबर 16 तक। बट अपना पीरियड क्या है, अप्रैल 15 टू 31 मार्च 16, ठीक है। तो अपने पीरियड में तो ये कितने मंथ के लिए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 मंथ्स के लिए। मतलब इसका
50% ही अपने पीरियड के लिए यूज हो रहा, तो अभी तो 50% दैट इज 500 डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएंगे और बचा हुआ 500 विल बी ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन द नेक्स्ट ईयर एंड इट फॉर द दिस पीरियड मतलब 31 मार्च को वो 500 रहेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। देन नेक्स्ट एग्जांपल, टेम्पररी हट्स वेर कंस्ट्रक्टेड costing rupees 1200. They were necessary for the construction of the cinema. They were demolished when the cinema was ready. अपन ने एग्जाम्पल ऑलरेडी बहुत बार देख लिया, अगर टेम्पररी हट्स बना रहे तो वो सिनेमा हॉल के कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे। फोर्थ का आंसर पढ़ेंगे, सिंस द टेम्पररी हट्स वर नेसेसरी फॉर द कंस्ट्रक्शन देयर कॉस्ट शुड बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द सिनेमा हॉल एंड दस कैपिटलाइज। सिनेमा हॉल के कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में वो कैपिटलाइज हो जाएंगे, ठीक है। Then come to the fourth illustration. State with the reason how you would classify the following items of expenditure. ठीक है, overhauling expenses of 25,000 for the engine of a motor car to get the better fuel efficiency. Fuel efficiency बढ़ाएंगे तो वो ऑयल चेंज करने से मतलब ओवरऑलिंग एक्सपेंसेस इंकर करने से इफिशियंसी बढ़ रही है, इट शुड बी ट्रीटेड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। इफिशियंसी बढ़ रही मतलब ही क्या, उसका कैपेसिटी बढ़ रहा है या उसके बेनिफिट्स आपको जो फ्यूचर में मिलने वाले थे वो बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएंगे। देन सेकेंड एग्जाम्पल, इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹25 lakh incurred on the opening of a new manufacturing unit in an existing business, ठीक है। इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस फॉर द ओपनिंग ऑफ अ न्यू यूनिट may help to explore the more customers, ठीक है। This expenditure is in the nature of revenue expenditure as the expenditure may not generate the any enduring benefits to the business over more than one accounting period. ये एग्जाम्पल ना बहुत कंफ्यूजिंग है और हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम ये पूछा ही जाता है। इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस भले ही आप वन टाइम इनकर्ड करते हो बट उसके वजह से आपको कस्टमर्स मिलते हैं क्या, ऐसा नहीं होता है। वो ज़रूरी है, भले ही वो साइट स्टार्ट करने के लिए या कोई आपका बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी है बट उसके वजह से आपको फ्यूचर बेनिफिट मिल रहा है, ऐसा नहीं होता है। तो इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस आर नेवर कैपिटलाइज, दे आर ऑलवेज एक्सपेंस्ड ऑफ, दैट इज दे आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ऐसा लगता है कि उसका रिकरिंग नेचर तो एक ही बार होता है, उसके वजह से कस्टमर्स आते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। Then third example, compensation of ₹2.5 crores paid to the workers who opted for a voluntary retirement, ठीक है। compensation पे किया है कंपनी ने for the 2.5 करोड़ का जो voluntary retirement कर रहे हैं। The amount paid to workers on voluntary retirement is in the nature of revenue expenditure. Since the magnitude of the amount of expenditure is very significant, it may be better to defer it over a future years, ठीक है। अब यहाँ पे भले ही वॉलेंट्री रिटायरमेंट पे जो भी आप एम्प्लॉयज को देते हो तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है बट यहाँ अमाउंट बहुत ज़्यादा है तो इट कैन बी कंसिडर्ड एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर और उसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप डेफर करके मतलब कुछ फ्यूचर ईयर्स में आप उसको धीरे धीरे P&L में शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। देन कम टू इलिस्ट्रेशन 5, क्लासिफाई द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट एज अ कैपिटल और अ रेवेन्यू। ₹10,000 spent as a traveling expenses of the directors on the trips abroad for the purchase of a capital asset. अब कैपिटल असेट को इंसिडेंटल वो है, कैपिटल असेट से रिलेटेड मैंने बोला ट्रांसपोर्टेशन भी अगर कैपिटल असेट का आप कर रहे हो तो वो कैपिटलाइज होंगे, तो वो कैपिटल असेट के रिलेटेड ही ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है तो वो कैपिटल एक्सपेंसेस कंसिडर किया जाएगा। अमाउंट रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल ड्यूरिंग द ईयर, इट इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफ कोर्स, ठीक है। Amount spent on demolition of a building to construct a bigger building on the same site. अगर आप वो पहले की बिल्डिंग नहीं गिराते हो तो आप नई बिल्डिंग नहीं तैयार कर सकते, तो वो कैपिटल एसेट से रिलेटेड ही खर्चा हो गया, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ अ मशीनरी डैमेज बाय फायर, एक ही बार होता है डैमेज, मतलब मशीनरी का क्लेम मिला है, वो उसके वजह से आपकी एसेट खराब हो गई थी जो अभी आप नई एसेट परचेज कर सकते हो, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। देन सिक्स्थ इलिस्ट्रेशन, आर द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर कैपिटल इन नेचर, ठीक है, क्या है वो देखेंगे। Mrs. ABC and company run a restaurant. They renovate some of the old cabins. Because of this renovation,
same space was made free and number of cabins was increased from 10 to 30. The total expenditure was 20,000. ठीक है, रिनोवेशन ऑफ कैबिन इंक्रीज द नंबर ऑफ कैबिन्स, उसके वजह से क्या हो गया, उनका कैपेसिटी बढ़ गया. दिस हैज इफेक्ट ऑन द फ्यूचर रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस. दैट्स द रिनोवेशन एक्सपेंस इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. कैपेसिटी बढ़ गया तो रेवेन्यू जनरेशन कैपेसिटी बढ़ गई, कैपेसिटी रेवेन्यू जनरेशन कैपेसिटी बढ़ गई, मतलब ही वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया. Mrs. New Delhi Financing Company Limited sold certain goods on an installment payment basis. 5 customers did not pay the installments. To recover such outstanding installments, the firm spent rupees 10,000 on account of a legal expenses. अब वो एक्सपेंसेस उन्होंने रेवेन्यू रिसिप्ट इनकर्ड करने के लिए इनकर्ड किए, तो इट शुड नॉट बी कंसिडर. उसके वजह से कोई फ्यूचर बेनिफिट उनको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है. उसके वजह से उनके कोई बिजनेस की कैपेसिटी इंक्रीज हुई, नहीं हुई, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. Expenses incurred to recover the installation due from the customer do not increase the revenue generating capacity, hence it is a revenue expenditure. वही बोल रहे हैं. Then third, Mrs. Ballav and Company of Delhi purchased a machinery from Mrs. Shah and Company of Ahmedabad. Mrs. Ballav and Company spent 40,000 for the transportation. They transportation of such a machinery. The year ending is 31st December 2015. मैंने बोला ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस इनकर्ड रिलेटेड टू योर फिक्स्ड असेट और अ कैपिटल असेट इज ऑल्सो अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. ठीक है, देन आगे यहाँ पे हो गए आपके 6 इलिस्ट्रेशन ख़त्म. उसके साथ आपने कंसेप्ट भी देख लिया. 5 चीज़ें डिटरमाइन, ये टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट था, 5 चीज़ें याद रखनी है कैपिटल और रेवेन्यू में डिस्टिंग्विश करने के लिए. कौन कौन सी, नेचर ऑफ बिजनेस, रिकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंसेस, थर्ड इज पर्पज ऑफ योर एक्सपेंसेस, फोर्थ इज व्हाट, बोलो, फोर्थ इज क्या, थर्ड पर्पज हो गया, देन फोर्थ इज, एक्सक्यूज मी, फोर्थ इज व्हाट, फर्स्ट इज नेचर ऑफ बिजनेस, सेकेंड इज recurring nature of expenses, third is purpose of business, fourth is revenue generating capacity of your business, and fifth is materiality. ये 5 चीज़ें याद रखो तो आपको डिस्टिंग्विश करने में आसानी हो जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पे अभी रुकते हैं आज के लिए. एक बार यूनिट के जो की पॉइंट्स है, मतलब जो ऊपर का थ्योरी वाला पार्ट है वो ध्यान से देख लेना, और इलस्ट्रेशन फिर से एक बार आपके खुद से सॉल्व करना. नीचे जो प्रैक्टिस के लिए दिए है वो भी एक बार पढ़ लेना. ठीक है, थैंक यू गाइस.